हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पहले हमने चैप्टर 1 से 8 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर बाकी के जो चैप्टर है 9 से 18 तक उनकी भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, आज हम 9th से लेके चैप्टर नंबर 18 तक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर अटेम्प्ट करना है। और एक नोटबुक पे दोस्तों आपने 1 से 50 तक काउंटिंग लिख लेनी है। फिर मेरे आंसर देने से पहले दोस्तों आपने अपना आंसर लिखना है और फिर चेक करना है कि वो आंसर आपका सही है या गलत है। और लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि 50 में से आपके कितने मार्क्स हैं वो आए हैं। और दोस्तों, अगर आपने 50 में से 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिए तो दोस्तों आपके नवोदय में सिलेक्शन होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? किसी वस्तु पर लगने वाला बल, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ऑप्शन ए है दोस्तों, मे चेंज इट्स शेप, यानी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। ऑप्शन बी है दोस्तों, मे चेंज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकती है। तीसरा है दोस्तों, केवल ए सत्य है, यानी ओनली ए इज ट्रू। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, उपरोक्त ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो दोस्तों इसका आपने राइट आंसर बताना है। दोस्तों, जो फोर्स होती है वो वस्तु की शेप में, उसकी शेप को भी चेंज कर सकती है, शेप में भी परिवर्तन ला सकती है। और वेलोसिटी है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, उसको भी चेंज कर सकती है, यानी वस्तु की गति में, वस्तु के वेग में भी परिवर्तन ला सकती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है दोस्तों केवल ए सत्य है। अब दोस्तों अगर ए सत्य है तो उसको ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे कि केवल ए सत्य है तो फिर तो ए ही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दोनों तो दोस्तों किसी मतलब के नहीं रहे। तो इसका मतलब दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को समझते टाइम कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा का क्वेश्चन का कोई मतलब भी नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को डैश कहा जाता है। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड। दोस्तों ह्यूमन आई का जो ट्रांसपेरेंट सबसे आगे जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको फ्रंट पार्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है ऑप्टिक नर्व और ऑप्शन डी है रेटिना। दोस्तों रेटिना तो सबसे लास्ट में होती है जिसपे इमेज बनती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आइरिस दोस्तों, आइरिस जो बीच में प्यूपिल्स को मतलब ढक के रखती है दोस्तों, उसको हम आइरिस बोलते हैं, जिससे नेत्र को क्या मिलता है? कलर मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार रिपीट हो चुका है। मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रास है द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर के लिए दोस्तों ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी रेंज कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20 से 2000 हर्ट्ज, फिर है 20 से 20,000 और फिर 20 से 2 लाख। तो कौन सी दोस्तों सही रेंज है आपको बतानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज दोस्तों ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। 20 से कम दोस्तों इंफ्रासोनिक और 20,000 से ज़्यादा दोस्तों अल्ट्रासोनिक होती है, भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ये दोस्तों NMMS के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। NMMS के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया था, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? हाउ मेनी डॉट पैटर्न्स आर देयर इन ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम में दोस्तों कितने पैटर्न होते हैं? 63 पैटर्न्स होते हैं। कितने दोस्तों? 63। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से डैश कम हो जाता है। ये भी दोस्तों बहुत बार रिपीट होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। स्प्रेडिंग द पाउडर ऑन कैरम बोर्ड विल डैश द फ्रिक्शन। तो कैरम बोर्ड पे दोस्तों पाउडर छिड़कने से फ्रिक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इंक्रीज लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो फ्रिक्शन दोस्तों कम करने के लिए कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़का जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह, द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। दोस्तों सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? मैंने दोस्तों आपको एक ट्रिक बताई थी, मावी, MVE मावी, फिर MJ मुझे, फिर SUN सुन, मावी मुझे सुन। तो M से मरकरी, मरकरी यानी बुध, ये सबसे छोटा ग्रह है। और ये ट्रिक है दोस्तों, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो इनकी दूरी है सूर्य से बढ़ते ऑर्डर में दोस्तों ये ग्रह मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी। तो सबसे पहले कौन सा आता है? मरकरी, बुध, ये सबसे छोटा है और सबसे पास भी है दोस्तों सूर्य के। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगा होगा कुछ स्टूडेंट्स को। तड़ित तूफान के समय ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, पहला है दोस्तों छाता लेकर चलना चाहिए, कीप मूविंग व्हाइल होल्डिंग अम्ब्रेला। दूसरा है दोस्तों खुले स्थान पे खड़े हो जाना चाहिए, शुड स्टैंड ऑन इन ओपन ग्राउंड। तीसरा है दोस्तों ऊंचे स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए, शुड मूव टू दी हाई एल्टीट्यूड प्लेस। और चौथा है दोस्तों किसी कार व बस में दरवाजे बंद करके बैठना चाहिए, शुड सिट इन द बस और कार विद इट्स विंडोज शट। तो आपको बताना है दोस्तों तड़ित के समय इनमें से क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है छाता तो बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो छाते के ऊपर वो डंडी होती है मेटल की, उस पर तड़ित है वो टकरा सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। खुले स्थान पे भी नहीं जाना चाहिए, उससे भी डायरेक्ट आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। ऊंचे स्थान पे खड़े होना भी दोस्तों खतरा है, क्योंकि ऊंचे स्थान पे जो तड़ित होती है दोस्तों वो ज्यादा टारगेट करती है। तो किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठना चाहिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों इसकी जगह अगर ये लिखा होता कि खुले वाहन, जैसे खुले वाहन होते हैं दोस्तों, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, उनमें नहीं बैठना चाहिए, लेकिन किसी बंद वाहन में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठना सेफ रहता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये भी दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, रेटिना पे बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग डैश बना रहता है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना रिटेन्स फॉर डैश इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1/4 सेकंड है, या 1/2 सेकंड, 1/8 सेकंड, या 1/16 सेकंड ये बना रहता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो रेटिना पे प्रतिबिंब है वस्तु हटाने के कितने सेकंड बाद, 1/16 यानी 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक भी बना रहता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि द व्हीकल्स आर डिजाइन सो दैट। तो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि क्या दोस्तों द्रव घर्षण बढ़ जाए, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाए, या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन डज नॉट चेंज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता घर्षण पे। और चौथा, इस तथ्य की कोई वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, देयर इज नो साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ दिस फैक्ट, यानी इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो दोस्तों जो वाहन है उनके डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो क्या हो, कम हो, फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नवोदय की एग्जाम में आने की इसकी संभावना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टेडपोल को वयस्क मेंढक में विकसित करने के लिए थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। द थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ डैश इन वाटर नेसेसरी टू हेल्प टेडपोल्स इनटू एडल्ट्स। तो दोस्तों तांबा, आयोडीन, आयरन और सोडियम, इनमें से किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए पानी में, किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, क्या चीज़ पानी में प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि दोस्तों जो थायरोक्सिन है वो प्रोड्यूस हो सके और टेडपोल है जो वो किसमें, वयस्क मेंढक में बन सके। आपको मैंने पहले ही बताया दोस्तों, टेडपोल को वयस्क मेंढक में जो बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की। और जो थायरोक्सिन तभी दोस्तों सीक्रेट होता है जब पानी में किसकी मात्रा होती है, क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, आयोडीन। तो ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को करने से पहले अगर आपने जो हमने वीडियो बनाई हुई है 9 से लेके, वैसे तो सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये 9 से 18 की वीडियो है, तो 9 से 18 चैप्टर तक जितने भी हमने वीडियो बना रखे चैप्टर्स की वो जरूर देख लेना, तभी दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से करने में हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, किसी छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर डैश बल लगाता है, नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ डैश ऑन नॉर्थ पोल ऑफ अनदर बार मैग्नेट। दोस्तों चाहे वो चार्जेस की बात हो, चाहे वो चुंबक की बात हो, इसके पोल्स की बात हो, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं और लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, रिपेल करते हैं। लेकिन जो अनलाइक होते हैं दोस्तों वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। तो किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, यानी नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ को क्या करेगा दोस्तों, नॉर्थ पोल नॉर्थ को लाइक हो गए तो रिपेल करेगा। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी दोस्तों, रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टीन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन ऑन आयरन बिकॉज। दोस्तों जो उसके डिब्बे होते हैं लोहे के, उसके ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जिनमें दोस्तों किसको, जो स्टोरिंग फूड को स्टोर करने के लिए जो यूज किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है, ये भी दोस्तों एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, टिन लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है, टिन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। दूसरा है दोस्तों टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। चौथा है दोस्तों टिन एंड आयरन आर इक्वली रिएक्टिव, यानी दोनों बराबर क्रियाशील हैं। ये तीनों सही है दोस्तों, तीनों तो सही हो नहीं सकते,
एक में क्या है कि ज़्यादा रिएक्टिव, एक में कहा गया कम, एक में कहा गया दोनों। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो तीनों तो सही हो नहीं सकते, तो ऐसा ऑप्शन आपको काटना है। अब दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? दोस्तों जो टिन होता है वो क्या है, लोहे से कम क्रियाशील होता है, तभी उसकी क्या है दोस्तों, उसकी कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, लोहे के ऊपर टिन की परत चढ़ाई जाती है। और लोहा है दोस्तों वो ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव होता है टिन से, लेकिन टिन क्या है, लोहे से कम क्रियाशील है, तो ये खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को बार बार जो लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से। ये सिंपल लैंग्वेज है कि जो लाउडनेस है वो वाइब्रेशन के किस पे डिपेंड करती है, किससे निर्धारित की जाती है, आयाम पे यानी एम्पलीट्यूड पे, या शोर नॉइज से, या फिर फ्रीक्वेंसी से, या फिर तरंग यानी कि वेव से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एम्पलीट्यूड। आपको याद रखना है एम्पलीट्यूड से दोस्तों क्या है कि जो प्रबलता है कंपन की वो निर्धारित की जाती है। और दोस्तों जब एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं तो आपको ये भी याद रखना है लाउडनेस है जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी अगर हम दोस्तों एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ाएंगे तो जो प्रबलता है दोस्तों वो 4 गुना बढ़ जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुना। और 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये 9 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलापों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, दिस प्रिंसिपल कैन बी प्रूव्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज। हाथों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी दोस्तों आपको क्या कहा गया है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको पता है फ्रिक्शन से क्या है दोस्तों, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे कुछ दोस्तों एक्टिविटीज दी हुई है, इनमें से किस एक्टिविटी के द्वारा इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को? सबसे पहला दोस्तों हाथों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन हैंड्स आर रब्ड टुगेदर। तो ये बात बिल्कुल सही है। माचिस की तिल्ली को माचिस के खुरदरे सिरे पर रगड़ने से वो जल उठती है। रबिंग द मैच स्टिक ऑन द रफ एंड ऑफ द मैच बॉक्स कोज इट टू बर्न। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। ऑन रनिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर फॉर अ फ्यू मिनट इट्स जार बिकम्स हॉट। तो ये भी दोस्तों फ्रिक्शन के कारण ही होता है गर्म। तो तीनों सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों, उपयुक्त क्रियाकलापों द्वारा घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जितनी भी एक्टिविटी दोस्तों यहाँ पे दिखाई गई है तीनों, ये तीनों से क्या है दोस्तों, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस बात को सिद्ध किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन फ्रिक्शन से। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कौन सी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? विच गैस कोजेज ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। इनके दोस्तों आपको फॉर्मूले भी पता होना चाहिए। O2 ऑक्सीजन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब सिंगल यानी कि एक O आएगा CO, और डाई का मतलब डबल, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण बनती है वो कौन से कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश वर्ष प्रदर्शित करता है। द लाइट ईयर रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी डिस्टेंस, और ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। दोस्तों लाइट ईयर, यहाँ पे दोस्तों ईयर आया है वर्ष, तो कुछ बच्चों को लगता है कि किसका यूनिट है, टाइम का, लेकिन दोस्तों ये टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर दोस्तों डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है दोस्तों, डिस्टेंस का। जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है दोस्तों लाइट ईयर में मापी जाती है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी डिस्टेंस, दूरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक होता है दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ये भी दोस्तों किसका, डिस्टेंस का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तीव्र वेग से गति कर सकती है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम कैन साउंड ट्रेवल विद मैक्सिमम वेलोसिटी? यानी दोस्तों इसमें पूछा गया है कि साउंड की ज्यादा वेलोसिटी किस में होगी, पित्तल यानी ब्रास में होगी, हाइड्रोजन में होगी, ऑक्सीजन में होगी, या वाटर में होगी? दोस्तों आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी साउंड की किस में होती है, सॉलिड में होती है। सॉलिड में होती है, उसके उससे कम होती है दोस्तों लिक्विड में, उससे कम होती है दोस्तों गैस में, उससे कम होती है गैस में। तो सॉलिड कौन सा है दोस्तों इनमें से? जो पित्तल है वो सॉलिड होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो ध्वनि है वो सबसे तीव्र वेग से यानी गति करेगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी से क्या है यहाँ पे मूव करेगी, ट्रेवल करेगी। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल वर्षा से संबंधित है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेटेड टू एसिड रेन? तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है दोस्तों अम्ल वर्षा के कारण है, मतलब इन्हीं के कारण क्या
क्या अम्ल वर्षा होती है? जब दोस्तों ये क्या करते हैं, रेन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है और एसिड रेन होती है। तो आपको पता होगा इसके बारे में भी। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी पर दाब न्यूनतम होगा। पृथ्वी पर दाब न्यूनतम होगा। द प्रेशर ऑन द अर्थ विल बी मिनिमम। दोस्तों मैंने आपको बताया था दाब, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब दोस्तों जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर क्या है दोस्तों? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दोस्तों अगर एरिया क्या है हमारा ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसमें दोस्तों पूछा है न्यूनतम प्रेशर, यानी कम कब होगा प्रेशर? जब एरिया ज़्यादा होगा। तो दोस्तों एरिया कब ज़्यादा होगा? एक पहला ऑप्शन है दोस्तों जब आप लेटोगे ग्राउंड पे, या फिर आप बैठे होगे, या फिर दोस्तों आप एक टांग पे खड़े होगे, एक पैर पे या दोनों पैरों पे खड़े होंगे। दोस्तों जब आप लेटोगे तो ज़्यादा एरिया क्या होगा? कवर होगा। ज़्यादा एरिया क्या होगा? कवर होगा। तो एरिया इसमें ज़्यादा है तो प्रेशर इसमें कम होगा। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लाई डाउन यानी लेटा हो। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड डैश ऑफ द ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनता है, ऑन द रेटिना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शिशु का लिंग निर्धारित होता है। द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड। ऑप्शन ए है दोस्तों स्त्री के क्रोमोसोम से बाय फीमेल क्रोमोसोम, ऑप्शन बी बाय मेल क्रोमोसोम, ऑप्शन सी बाय बोथ क्रोमोसोम्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लिंग है वो आपको पता होना चाहिए किससे निर्धारित होता है। दोस्तों जो पुरुष की बात करें उसमें दो होते हैं क्रोमोसोम, एक्स और वाई, लेकिन स्त्री में दोस्तों दोनों एक्स होते हैं। तो स्त्री का दोनों एक्स हैं दोस्तों, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिंग का। लेकिन दोस्तों जो पुरुष के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे लिंग निर्धारित होता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाय मेल क्रोमोसोम। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोस्तों कहाँ पे होता है? आपको पता होना चाहिए, मादा शरीर में होता है, फीमेल बॉडी में होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 दोस्तों, क्वेश्चन 23 है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग उत्पन्न होता है? गोइटर होता है। स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। तो गोइटर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं दोस्तों 24, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। दीप्त प्रकाश स्रोत है, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट उसको कहते हैं जो अपनी क्या है दोस्तों, अपनी लाइट क्या है उत्पन्न करता है, लाइट एमिट करता है। तो कांच दोस्तों लाइट एमिट नहीं करता। विद्युत बल्ब दोस्तों लाइट एमिट करता है। चंद्रमा लाइट एमिट नहीं करता दोस्तों। जो सूरज से चंद्रमा पे रोशनी टकरा के हमारे पास आती है तभी हमें चंद्रमा दिखाई देता है, उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक बल्ब दोस्तों क्या है, लाइट एमिट करता है, ल्यूमिनस सोर्स है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो अभी बताया था दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर वाटर वेपर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन नहीं है दोस्तों, वाटर वेपर क्या है, हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। CO2 भी आपको याद रखना है दोस्तों, और CH4 मीथेन भी आपको याद रखना है, ये भी क्या है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण डैश उत्पन्न हो सकता है या सकती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ऑफ अर्थ डैश में अराइज। तो दोस्तों जो पृथ्वी में प्लेटों की गति होती है, मूवमेंट होती है, उनसे क्या हो सकता है? सुनामी, चक्रवात, भूकंप या फिर अर्थक्वेक, सॉरी यानी कि तड़ित जंज यानी लाइटनिंग। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्लेटों की गति के कारण क्या है, भूकंप। भूकंप दोस्तों उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत धारा डैश प्रभाव उत्पन्न कर सकती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवोदय में आ सकता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस डैश इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? दोस्तों मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक करंट है वो केमिकल, हीटिंग, मैग्नेटिक तीनों इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो उपरोक्त सभी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हीटिंग और केमिकल भी करता है, हीटिंग, मैग्नेटिक भी, मैग्नेटिक, केमिकल भी। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। एक तारा पृथ्वी से प्रकाश वर्ष दूर है, तो उसके प्रकाश को तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि प्रकाश को एक साल में कितनी, मतलब कि लाइट को एक साल में जो दूरी तय करती है लाइट एक जगह से दूसरी, एक मतलब प्लेस से दूसरे प्लेस पे आने के लिए, कोई भी लाइट एक साल में जितनी भी डिस्टेंस कवर करती है उसको एक लाइट ईयर कहते हैं। तो दोस्तों
अब कोई जो प्रकाश है, कोई मतलब तारा है, वो कितने प्रकाश वर्ष दूर है? 20 प्रकाश वर्ष दूर है, 20 लाइट ईयर दूर है। तो एक लाइट ईयर दोस्तों 1 साल में कवर होती है लाइट, तो 20 प्रकाश वर्ष है, तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों उसके प्रकाश को यहाँ पे पहुंचने के लिए? तो 20 वर्ष लगेंगे। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 ईयर्स। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम में आता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता वो तुक्का मार के आते हैं। तो 20 यहाँ पे ईयर्स है, 20 ईयर्स, 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ज्यादातर दोस्तों शुक्र ग्रह से रिलेटेड ही क्वेश्चन नवोदय एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से कवर कर लेना है। शुक्र ग्रह को दोस्तों डैश भी कहते हैं। द प्लेनेट वीनस इज आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए है पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, ऑप्शन बी है मॉर्निंग स्टार यानी प्रभात तारा, ऑप्शन सी है सीरियस स्टार यानी सीरियस तारा, ऑप्शन डी है जुपिटर। तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह है उसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। प्रति वर्ष जुलाई अगस्त का पौधा लगाने वाला माह डैश कहलाता है। द मंथ ऑफ प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑफ जुलाई अगस्त इज एवरी ईयर इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? वन महोत्सव कहते हैं। ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। डोली बेड जिसका जन्म दोस्तों कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 को हुआ था, और वह पहली स्तनीय प्राणी थी जिसको यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है पात्र निषेचन के माध्यम से पैदा किया गया, आंतरिक निषेचन के माध्यम से पैदा किया गया, बाह्य निषेचन के माध्यम से पैदा किया, प्रतिरूपण के माध्यम से पैदा किया। डोली द शिप वाज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वाज फर्स्ट मैमल टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, थ्रू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, या फिर प्रोड्यूस्ड थ्रू क्लोनिंग। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो डोली बेड है इसका जन्म किसके थ्रू हुआ था? क्लोनिंग यानी कि प्रतिरूपण के माध्यम से इसका जो इसको क्या है दोस्तों प्रोड्यूस किया गया था, इसको पैदा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा? ऑप्शन ए है बडिंग यानी मुकुलन, ऑप्शन बी है बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन, ऑप्शन सी है क्लोनिंग, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। जो मुकुलन है, बडिंग है दोस्तों, ये क्या है? हाइड्रा में दोस्तों कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बडिंग होता है। बाइनरी फिजन दोस्तों अमीबा में होता है, और क्लोनिंग अभी बात की थी दोस्तों जो कि डोली बेड जिससे पैदा की गई थी। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुकुलन यानी बडिंग। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। स्त्रियों में जनन आयु या जनन काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके डैश रिप्रोडक्टिव एज इन वुमन स्टार्ट्स व्हेन देयर। ऑप्शन ए है दोस्तों मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स यानी ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, बॉडी वेट इंक्रीजेज शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है यानी हाइट इंक्रीजेज। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। जब दोस्तों मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है तभी दोस्तों जो रिप्रोडक्टिव एज है वो स्टार्ट होती है स्त्रियों में यानी कि वुमन में, फीमेल्स में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों ये रहा आपके सामने, मुर्गी डैश है हैन। पहला दोस्तों बाह्य निषेचक है यानी अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा दोस्तों अंड प्रजक यानी ओविपोरस है, तीसरा सजीव प्रजक विविपोरस है, चौथा है आंतरिक निषेचक यानी अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों जो मुर्गी है वो ओविपोरस होती है, आपको पता है, अंड प्रजक है, लेकिन दोस्तों आंतरिक निषेचन तो नहीं होता इसमें, लेकिन सॉरी एक्सटर्नल निषेचन नहीं होता इसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, अंडे देते हैं दोस्तों ये, लेकिन इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने बी ऑप्शन चुना है तो भी आपका सही है, और डी ऑप्शन चुना है तो भी आपका सही है, तो ये दोनों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दी हुई है, इनमें से फुल स्टेटमेंट कौन सी है यानी कि असत्य है, गलत आपको बतानी है। पहला दोस्तों ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। ऑप्शन बी है दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। तीसरा दोस्तों अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। और चौथा दोस्तों ये जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो दोस्तों अभी आपको बताया था कि जो अमीबा है वो किससे बनता है? बाइनरी फिजन से, द्विखंडन से होता है दोस्तों। तो ये वाली स्टेटमेंट दोस्तों आपकी फॉल्स हो जाएगी। अमीबा दोस्तों बडिंग से तो कौन होता है दोस्तों? हाइड्रा होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाली आपकी गलत थी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं होता? ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। निम्न में से डैश विद्युत का सुचालक नहीं है, डैश ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों टैप
टैप वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपको पता है। और दोस्तों नींबू का रस भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। विनेगर भी दोस्तों क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल है, वनस्पति तेल, ये दोस्तों गुड कंडक्टर नहीं होता। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन भी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। फिर दोस्तों ये शुक्र ग्रह से आपका क्वेश्चन आ गया। तो शुक्र ग्रह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह सूर्य निकलने से पहले आकाश के डैश भाग में दिखाई देता है। द प्लेनेट वीनस अपीयर्स इन द डैश स्काई बिफोर सनराइज। तो सूर्य उगने से पहले, निकलने से पहले कौन से दोस्तों ये भाग में मतलब जो शुक्र ग्रह है आकाश के किस भाग में आपको दिखाई देता है? ईस्टर्न यानी पूर्वी भाग में, या फिर वेस्टर्न यानी पश्चिमी भाग में, नॉर्थर्न यानी उत्तरी भाग में, साउदर्न यानी दक्षिणी भाग में? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको याद रखना दोस्तों, सूर्य निकलने से पहले पूर्वी भाग में और सूर्य छिपने के बाद ये पश्चिमी भाग में दिखाई देता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। यहाँ पे निकलने की बात की है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों सूर्य उदय होने के टाइम तो दोस्तों आपको पता चलेगा पूर्वी में, लेकिन सूर्यास्त या सूरज छिपने के बाद दोस्तों पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, भी आपको याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का दोस्तों मेंबर कौन नहीं है? ऑप्शन ए है एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है सैटेलाइट यानी उपग्रह, ऑप्शन सी है तारामंडल कंस्टेलेशन, और ऑप्शन डी है धूमकेतु कोमेट्स। तो दोस्तों ये भी दोस्तों क्या है, एस्ट्रॉइड भी क्या है, पर इसका सोलर सिस्टम का दोस्तों एक मेंबर है, हिस्सा है, सदस्य है। सैटेलाइट भी होती है दोस्तों, और कोमेट्स धूमकेतु भी होते हैं। लेकिन कंस्टेलेशन तारामंडल दोस्तों इसका क्या सदस्य नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की। ये दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है? विच वन इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। दोस्तों प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट आपको तभी निकालनी आएगी जब आपको फॉर्मूला याद होगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है दोस्तों न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोस्तों आपका किसका फॉर्मूला, किसका यूनिट होगा? प्रेशर का। अब दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम दोस्तों न्यूटन मीटर -2, मीटर की पावर -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे होगा तो प्लस होगा, लेकिन पावर ऊपर आएगी तो -2 हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो इसका सही है, लेकिन कौन सा यूनिट नहीं है वो पूछा है। अगर दोस्तों पास्कल भी दोस्तों इसका यूनिट होता है प्रेशर का, आपको पता होगा। और दोस्तों जो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दोस्तों सीजीएस यूनिट है इसका, ये भी यूनिट है। लेकिन दोस्तों जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ये इसका यूनिट नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की। निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीच साउंड इज लाइकली टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी दोस्तों किसकी मिनिमम होगी? बेबी गर्ल की आवाज की, बेबी बॉय की आवाज की, एक मैन की आवाज की, और महिला की आवाज की। फ्रीक्वेंसी पूछा है दोस्तों किसकी कम होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो आवाज कैसी होती है दोस्तों? पतली होती है, तीखी होती है। तो वुमेन हो गया, लड़कियों की आवाज तो दोस्तों क्या है, पतली होती है, तीखी होती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होती है। बात की गई है दोस्तों कम फ्रीक्वेंसी की। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब आवाज है दोस्तों वो कैसी होगी? भारी होगी। आवाज कैसी होगी दोस्तों? भारी। तो भारी आवाज दोस्तों लड़कों की होती है। अब यहाँ पे एक छोटा लड़का दिया है और एक मैन, लेकिन दोस्तों छोटे लड़कों की आवाज भी पतली होती है, जो मैन है उसकी आवाज भारी होती है, तो फ्रीक्वेंसी इसमें कम होगी। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें कम होती है मैन की। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, आग्नेय द्वारा उत्पन्न हार्मोन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन। इंसुलिन दोस्तों पेंक्रियाज के द्वारा क्या है, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, भी आपको याद रखना है, सीक्रेट किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन दोस्तों टेस्टिस के द्वारा, एस्ट्रोजन दोस्तों आपको पता है ओवरी के द्वारा, और एड्रेनलिन दोस्तों जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव डैश में प्रयोग नहीं होता। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज नॉट यूज्ड इन। तो विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है, वो किस में प्रयोग नहीं होता, किस में यूज नहीं होता? ऑप्शन ए है दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी है विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन सी है विद्युत मुद्रण, ऑप्शन डी है दोस्तों ग्लोइंग ऑफ ए बल्ब बाय करंट, धारा द्वारा बल्ब का प्रकाश युक्त होना। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस में भी केमिकल इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है, और इलेक्ट्रोटाइपिंग में भी होता है। लेकिन दोस्तों धारा द्वारा बल्ब का प्रकाश युक्त होना,
यानी कि जो करंट से क्या है दोस्तों बल्ब है ग्लो करता है, इसमें दोस्तों क्या है केमिकल इफेक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। भूकंप की तीव्रता का अभिलेखन करने का उपकरण, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युतदर्शी। ऑप्शन बी है दोस्तों सिज्मोग्राफ भूकंप लेखी उपकरण। ऑप्शन सी है गति मापक स्पीडोमीटर। ऑप्शन डी है रिएक्टर स्केल यानी रिएक्टर पैमाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो भूकंप लेखी उपकरण होगा सिज्मोग्राफ। दोस्तों अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक पूछे कि किस पे रिकॉर्ड की जाती है तो वो सिज्मोग्राफ पे रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन दोस्तों किस स्केल पे भूकंप को की जो तीव्रता है उसको मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है, वो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्स बताने दोस्तों प्राकृतिक। उद्योगों से धुआं व गैस, स्मोक एंड गैसेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से है दोस्तों तो ये प्राकृतिक नहीं होगा। वाहनों से जहरीली गैस और धुआं, वाहनों से है दोस्तों ये भी प्राकृतिक नहीं है। व्हीकल से दोस्तों नेचुरल नहीं होगा। पौधों के कचरे को जलाना, और डी है दोस्तों जंगल दावानल व ज्वालामुखी विस्फोट से धुआं और धूल। दोस्तों पौधों के कचरे को जलाना, बर्निंग ऑफ प्लांट वेस्ट, तो ये जलाने का मतलब दोस्तों इसको ह्यूमन ने ही जलाया होगा, तो ये भी दोस्तों क्या प्राकृतिक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जंगल दावानल जो फॉरेस्ट फायर होती है, आग लगती है दोस्तों, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है यानी कि वोल्केनिक इरप्शन, तो वो अपने आप होता है, मतलब नेचुरली होता है, उसको करते किया नहीं जाता। तो इससे जो धुआं या धूल उठती है वो दोस्तों क्या है नेचुरल सोर्स है एयर पोल्यूशन का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्कर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। तो दोस्तों जो धनुर्धर बल लगाता है धनुष को खींचने के लिए वो कौन सा बल होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय बल। ऑप्शन सी मस्कुलर यानी पेशीय बल। ऑप्शन डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं होता। तो दोस्तों वो कौन सा बल होता है? पेशीय बल होता है, मस्कुलर फोर्स होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 को, घर्षण को डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। घर्षण को डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, तो इंक्रीज करना है दोस्तों। ऑप्शन ए है स्नेहन ल्यूब्रिकेशन। ऑप्शन बी है पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन कैरम बोर्ड। ऑप्शन सी है दोस्तों सतह को समतल बनाने, स्मूथनिंग द सरफेस। ऑप्शन डी है ट्रेडिंग ऑफ टायर, टायरों पर ऊपरी खुरदरा तला लगाने। दोस्तों स्नेहन से तो घर्षण कम होता है, कैरम बोर्ड पर जो पाउडर छिड़कते हैं उससे भी घर्षण कम किया जाता है, सब सतह को समतल बनाकर भी दोस्तों घर्षण कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज करने की बात है, बढ़ाने की, तो टायरों के ऊपर खुरदरी तला लगाकर दोस्तों घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि की कंपनों की का डैश टू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ साउंड डैश वाइब्रेशन ऑफ साउंड। यानी दोस्तों अगर हमें लाउडनेस बढ़ानी है, साउंड की प्रबलता बढ़ानी है, तो क्या करना होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी होगी या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, उसका एम्पलीट्यूड कम करना होगा या एम्पलीट्यूड बढ़ाना होगा। तो अभी बताया था दोस्तों जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके स्क्वायर के, तो इंक्रीज करनी है तो एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, तो आयाम बढ़ाना होगा। ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर कम करने की बात आएगी तो आयाम को घटाना होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सजातीय वेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोस्तों लाइक चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, तो गलत हो जाएगा। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को आकर्षित करती है। ये चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट्स चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो ग्लास रोड होती है जो कि आवेशित होती है, चार्ज होती है, वो प्लास्टिक स्ट्रो को, मतलब प्लास्टिक स्ट्रो भी क्या है दोस्तों, चार्ज है, आवेशित है, तो इसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो एक बात बिल्कुल सही है। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, जो तड़ित चालक होता है दोस्तों वो किसी भी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं करता। तो दोस्तों कर सकता है तभी इसको लगाया जाता है। तो ये तो बात क्या है दोस्तों, मतलब गलत नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है दोस्तों, भूकंप की जो भविष्यवाणी है वो नहीं की जा सकती, तो ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन बी ही दोस्तों यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, बाकी सभी गलत है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। ये दोस्तों जो केमिकल इफेक्ट है या फिर विद्युत लेपिंग, ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत लेपन, विद्युत द्वारा
विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑन एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी एक मेटल की परत किसी दूसरे मेटल पे चढ़ा दी जाती है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स बतानी है दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। लूटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन है दोस्तों वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा कम होता है। दोस्तों रोल करना आसान है लेकिन स्लाइड करना उसमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, रोलिंग में कम होता है, स्लाइडिंग में ज्यादा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। स्नेहक लगाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। दोस्तों लुब्रिकेंट का यूज करके फ्रिक्शन को बढ़ाया नहीं जाता, कम किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कंटेक्ट। तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो फ्रिक्शन है दो जो सरफेस कंटेक्ट में उनके नेचर पे डिपेंड करता है, उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, बिल्कुल ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि लुब्रिकेशन का यूज करके दोस्तों फ्रिक्शन को बढ़ाया नहीं जाता, कम किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको बहुत ही मजा आया होगा। और दोस्तों आपने कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए। तो दोस्तों ये आपकी आज की वीडियो थी। इस वीडियो की इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही है ईमानदारी से। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना दोस्तों। और अपने बाकी जो साथी मित्र हैं उनके साथ भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी दोस्तों हेल्प मिल सके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों हम अगर अगली वीडियो आपके लिए लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।